तो जो हम लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया था, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। टेकिंग n स्टेप्स व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वॉकर रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन करने से पहले हम कर चुके हैं प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल थी। अगर हमने राइट में जाना है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, NCR, ठीक है। हम यहाँ पे r की वैल्यू मैं एक्सप्रेशन दोबारा ही लिख देती हूँ, p⁻r q⁻n-r। अगर हमने राइट की तरफ जाना है, ठीक है, तो r की वैल्यू हम nr पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा NCnr p⁻nr q⁻n-nr। जहाँ जहाँ पे भी आपको r दिख रहा है वहाँ पे क्या कर दिया हमने, nr कर दिया, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगी। अब देखो, सपोज कर लो हमारे पास दो केसेस आएंगे, ठीक है। एक तो हमारे पास n की इवन वैल्यू होगी और एक n की ऑड वैल्यू होगी। ये n है क्या, n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, चाहे वो राइट की तरफ जाए, ठीक है, चाहे वो लेफ्ट की तरफ जाए, टोटल कितने स्टेप्स लिए हैं, ठीक है। n हमारा इक्वल था nr प्लस nl के। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं n की वैल्यू इवन रख रही हूँ, सपोज कर लो मैं n की वैल्यू 6 रख रही हूँ, ठीक है, n की वैल्यू मैं 6 रख रही हूँ, तो ये 6 का क्या मतलब है, 6 का मतलब है कि अगर मैंने, ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना कि मैंने अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आना है, पहली बात तो, ठीक है, मैंने अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आना है। तो अगर मैंने अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आना है, ये ओरिजिन है, मैंने क्या किया, एक स्टेप लिया, ठीक है। अब ये एक स्टेप कितने साइज़ का है, ए साइज़ का है, मीन्स अगर मैं ये सपोज कर लो मैं 1 सेंटीमीटर आगे गई, ठीक है, एक स्टेप 1 सेंटीमीटर का लिया, तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो भी मुझे 1 सेंटीमीटर का लेना पड़ेगा। तो इसका ध्यान रखना, ए हमारे पास क्या है, स्टेप साइज़, ठीक है, ए है हमारे पास स्टेप साइज़। अब यहाँ पे सपोज कर लो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, फिर सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप। मैं कहाँ जा रही हूँ, ये राइट है और ये क्या है, लेफ्ट है। मैं राइट की तरफ 3 स्टेप गई, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जब मैंने थर्ड स्टेप लिया, अब मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे वापस आना है, ठीक है, क्योंकि अब मेरे पास 3 स्टेप्स बचे हैं। अगर मैं 3 स्टेप्स राइट की तरफ लूँगी तो मैं क्या कभी वापस आ सकती हूँ, क्योंकि मैंने टोटल 6 स्टेप्स लेने हैं, ठीक है, टोटल मैंने 6 स्टेप्स लेने हैं। तो मैं क्या करूँगी, 3 स्टेप राइट की तरफ गई और वहाँ पे रुकी, फिर मैं वापस लेफ़्ट की तरफ आना स्टार्ट कर गई, ठीक है। फिर फर्स्ट स्टेप लेफ़्ट की तरफ, ये हमारा फर्स्ट स्टेप, फिर ये सेकंड, ये थर्ड। अब ये फोर्थ स्टेप मैं लेफ़्ट की तरफ ले रही हूँ, फिर ये फिफ्थ स्टेप हो जाएगा, ये हो जाएगा सिक्स्थ स्टेप। तो मैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ सकती हूँ, ठीक है, अगर मेरे पास इवन नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे। टोटल देखो, 3 राइट की तरफ गई और 3 लेफ़्ट की तरफ गई, तो मैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ सकती हूँ। तो हमारे पास अगर n इवन है तब आ सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे सपोज कर लो अगर मैं n की वैल्यू 8 रख दूँ, अब आपके पास 4 स्टेप्स हैं, ठीक है, अब आपके पास 4 स्टेप्स हैं। तो अब देखो, ये हमारी ओरिजिनल पोजीशन है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये राइट है और ये लेफ़्ट है। मैं राइट की तरफ फर्स्ट स्टेप ले रही हूँ, ठीक है, फिर हमारा सेकंड स्टेप फिर से राइट की तरफ, फिर थर्ड स्टेप, फिर फोर्थ स्टेप, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप चली गई, अब मुझे वापस आना है। तो आपके माइंड में आना चाहिए कि अगर वापस आना है तो मुझे 4 स्टेप लेफ़्ट की तरफ लेने पड़ेंगे। अगर जितने स्टेप आप राइट की तरफ ले रहे हो उतने स्टेप मुझे राइट की तरफ अगर आप जितने स्टेप राइट की तरफ ले रहे हो उतने स्टेप मुझे लेफ़्ट की तरफ लेने पड़ेंगे, तभी मैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ सकती हूँ। तो ये मैं गई लेफ़्ट की तरफ, फिफ्थ स्टेप, ये सिक्स्थ हो जाएगा, ये सेवन्थ, ये हो जाएगा एट्थ, तो मैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाऊंगी। मैं राइट की तरफ जा रही हूँ, आप लेफ़्ट की तरफ भी जा सकते हो, फिर राइट की तरफ आ जाना। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास n इवन है तब आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ सकते हो। तो अगर आपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आना है तो उसकी कंडीशन क्या है, ठीक है, अगर आपने अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आना है तो उसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आप जितने राइट में स्टेप ले रहे हो उतने ही लेफ़्ट में होने चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पे क्या हो जाएगा,
नंबर ऑफ स्टेप्स इन राइट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स इन लेफ्ट। जितने स्टेप्स आप राइट में ले रहे हो, ठीक है, उतने ही आपको लेफ्ट में लेने पड़ेंगे। यहाँ पे 3 स्टेप्स अगर राइट में लिए हैं तो मुझे 3 स्टेप लेफ्ट में भी लेने पड़ेंगे, ठीक है। क्यों? अगर मैंने अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आना है तो अब यहाँ पे NR की, ठीक है, अब हमें पता है N किसके इक्वल होता है, NR प्लस NL। तो मैं NL को NR लिख सकती हूँ बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स NR, ठीक है। N इज इक्वल टू 2 टाइम्स NR। तो NR की वैल्यू हो जाएगी N/2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू जहाँ जहाँ NR है वहाँ पे हम N/2 पुट कर सकते हैं। P रेस टू पावर N/2, Q रेस टू पावर N माइनस N/2। ये हो जाएगी आपके पास अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की प्रोबेबिलिटी। ये कब है? अगर आपके पास N इवन है तब हो सकता है, ठीक है। अगर सपोज कर लो मैंने N की वैल्यू ऑड रखी, ऑड मीन्स सपोज कर लो 5 है वैल्यू, ठीक है। हमारे पास टोटल 5 स्टेप्स है, चाहे मैं राइट में जाऊँ, चाहे मैं राइट में जा सकती हूँ, चाहे मैं लेफ़्ट में जाऊँ, वो हमारी मर्ज़ी है। अब हमारे पास ये ओरिजिनल पोजीशन है, सपोज कर लो मैं एक स्टेप गई राइट में, ठीक है, ये लेफ़्ट है, मैं राइट में एक स्टेप गई, फिर मैं सेकंड स्टेप भी राइट की तरफ गई, ठीक है। अब फिर मैं थर्ड स्टेप यहाँ पे चली गई, 3 स्टेप में राइट की तरफ चली गई। अब आप क्या कर सकते हो, ठीक है, अब 3 स्टेप के बाद मैं वापस आना चाहती हूँ, तो ये 4th स्टेप लेफ़्ट की तरफ, ये 5th स्टेप। अब इस पॉइंट पे आके मेरे स्टेप्स ख़त्म हो गए, ठीक है, इस पॉइंट पे आके मेरे स्टेप्स ख़त्म हो गए, ठीक है। तो अब मैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आई। मैं 3 स्टेप क्यों गई हूँ, मैं 2 स्टेप भी तो जा सकती थी। अब देखो अगर मैं 2 स्टेप चलती हूँ, एक स्टेप फिर दूसरा स्टेप हो जाएगा। अब मैं यहाँ से ही वापस आई तो 3 स्टेप ये लेफ़्ट की तरफ गए हैं, ये राइट, तो मैं अब राइट की तरफ 3rd स्टेप, ये 4th स्टेप। तो अब मैं अगर ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आई हूँ तो 4th स्टेप, एक स्टेप अभी मैंने लेना है क्योंकि हमें 5 स्टेप कवर करने हैं। तो मैं ये वापस भी आ सकती हूँ, ये मैं आगे भी जा सकती हूँ। तो हमारा 5th स्टेप ये भी हो सकता है, तो यहाँ पे खड़ी हो गई। तो अब अगर मुझे वापस आना है तो एक और स्टेप की ज़रूरत है, बट वो है ही नहीं। तो अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ स्टेप्स हैं तो आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ ही नहीं सकते कभी भी, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, अगर आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस ही नहीं आ सकते तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको गिवन होगा कि N ऑड है, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि रैंडम वॉक की अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, 0। अगर इवन नंबर ऑफ स्टेप्स हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना कि अगर N ऑड है तो प्रोबेबिलिटी 0 है, अगर N इवन है तो क्या होगा। अब उसके बाद हम निकालते हैं, 3rd क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एवरेज डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, ठीक है, हमें एवरेज डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। नेक्स्ट है एवरेज डिस्प्लेसमेंट। निकालने से पहले हमें डिस्प्लेसमेंट पता होनी चाहिए। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी रैंडम वॉकर की, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रैंडम वॉकर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितने हो जाएगी, लेफ़्ट में कितने स्टेप हैं, फिर राइट में कितने स्टेप हैं, और साथ में आ जाएगा कि आपने स्टेप साइज़ कितना लिया है, ठीक है। अगर आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट देखनी है तो आपको स्टेप साइज़ के साथ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए हमारे पास स्टेप साइज़ है, ठीक है, आप कितना ले रहे हो स्टेप, और स्टेप साइज़ हर एक स्टेप में सेम रहेगा। अब यहाँ पे मैंने मॉड लगाया है क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं लेफ़्ट में कितनी ले रही हूँ, राइट में कितने ले रही हूँ, या फिर यहाँ पे शायद आप लेफ़्ट में ज़्यादा ले रहे होगे तो नेगेटिव आ जाएगा, बट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं रखनी हमें, तो इसलिए हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे मॉड लगा दिया है, ठीक है। कोई भी वैल्यू ज़्यादा हो सकती है, अगर नेगेटिव आएगा तो मॉड की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है, NR माइनस NL इंटू स्टेप साइज़। अब हमें पता है कि N किसके इक्वल होता है, NR प्लस
NL, तो यहाँ से NL की वैल्यू आ जाएगी N माइनस NR, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो D आ जाएगा NR माइनस N माइनस NR इंटू स्टेप साइज NR माइनस N प्लस NR इंटू A, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो D इज इक्वल टू 2 टाइम्स NR माइनस N इंटू A। अब यहाँ पे एक बात और कि जो हमारे पास आपको गिवन हो, सपोज कर लो आपको गिवन हो n की वैल्यू 6 है, ठीक है। अब आपकी मर्जी है कि आपने राइट में कितने जाना है, लेफ्ट में कितने जाना है। आप 3 स्टेप लेफ्ट में भी जा सकते हो और 3 स्टेप राइट में भी जा सकते हो, या फिर आप 6 के 6 स्टेप राइट में जा सकते हो, ठीक है। या फिर आप 5 आप स्टेप राइट में ले रहे हो और 1 स्टेप लेफ्ट में ले रहे हो, तो ये आपकी चॉइस है कि आप लेफ्ट में कितने ले रहे हो, राइट में कितने ले रहे हो। बट जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो n हमारे पास कांस्टेंट होगा, बट जो NR और NL है वो क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, ठीक है। NR और NL हमारे पास वेरी कर सकते हैं, बट हमारे पास n वेरी नहीं करेगा, इसका ध्यान रखना। अब हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट तो आ गई कि रैंडम वॉकर कितनी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। अब हमने निकालनी है इसकी एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, एवरेज डिस्प्लेसमेंट, एवरेज डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो जाएगी, 2NR, ठीक है। अब यहाँ पे 2 तो कांस्टेंट है, NR की एवरेज वैल्यू, N की एवरेज वैल्यू नहीं होगी क्योंकि वो कांस्टेंट है और A भी कांस्टेंट है, स्टेप साइज भी वेरी नहीं करेगा, तो इंटू A। अब हमें NR की एवरेज वैल्यू निकालनी है। अब ये जो प्रोबेबिलिटी वाला होता है ये हम मैथ्स में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं, ठीक है। अब आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे उसके 3 फॉर्मूले लर्न करने की ज़रूरत है, ठीक है। वो 3 फॉर्मूलेज क्या क्या हैं, फर्स्ट है, ठीक है, अगर आप NR की एवरेज वैल्यू निकालोगे तो वो हो जाएगा NP, ठीक है। अगर आपने NR क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इन राइट, इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है तो वो NP के इक्वल होगा। N क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, और P क्या है, प्रोबेबिलिटी राइट में जाने की, ठीक है। P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट, और Q क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ्ट, ठीक है। और P प्लस Q ऑलवेज किसके इक्वल होते हैं, 1 के। अब यहाँ पे सेकंड क्या है, अगर हमने डेल्टा NR निकालना है, ये किसके इक्वल होता है, NPQ के, ठीक है। यहाँ पे आएगा रूट NPQ। अब यहाँ पे डेल्टा NR क्या है, जैसे हम किसी की डिस्प्ले अनसर्टेनिटी निकालते हैं या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसी की भी कैसे निकालते हैं, डेल्टा NR, ठीक है, इज इक्वल टू किसी की भी स्टैंडर्ड डेविएशन NR स्क्वायर की एवरेज वैल्यू माइनस NR की एवरेज वैल्यू का स्क्वायर करना है आपने, ठीक है। किसी की अनसर्टेनिटी भी बोल सकते हो, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोल सकते हो। तो हम ये वैल्यू ऐसे निकालते हैं और इसकी वैल्यू आती किसके इक्वल है, रूट NPQ, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना कि ये किसके इक्वल है, रूट NR स्क्वायर की एवरेज वैल्यू माइनस NR की एवरेज वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, अनसर्टेनिटी और हमारे पास क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। थर्ड है हमारे पास, अगर मैं ये वाला रूट इस तरफ ले आऊँ तो NR स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, और ये इक्वल हो जाएगा NPQ के। इसको हम बोलते हैं वेरिएंस, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है, कि NR की एवरेज वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन NR की, और वेरिएंस किसके इक्वल होता है। अब हमने अब तक एवरेज डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, हमने अब इसमें भी अनसर्टेनिटी निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट में अनसर्टेनिटी निकालनी है। तो डिस्प्लेसमेंट में अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे, सिमिलर ये वाला मेथड, तो डेल्टा D इसको स्क्वायर करोगे आप, ये वाला रूट इस तरफ स्क्वायर बन जाएगा। तो सिमिलरली पहले D स्क्वायर की एवरेज वैल्यू माइनस D
की एवरेज वैल्यू का स्क्वायर करना है। अब डी की एवरेज वैल्यू तो हम यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अब मुझे डी स्क्वायर की एवरेज वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास डी किसके इक्वल था? 2n r माइनस n इंटू ए। डी स्क्वायर हो जाएगा 2nr माइनस n होल स्क्वायर और a का भी स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन किया 4nr स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 4nrn, ठीक है, और साथ में a स्क्वायर, ठीक है। अब हमने इसका एवरेज निकालना है। डी स्क्वायर की एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी? 4nr स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, ये n कांस्टेंट है, इसकी एवरेज वैल्यू नहीं निकालेंगे और यहाँ पे nr की निकालेंगे और साथ में a स्क्वायर है, ठीक है। अब हमें nr की एवरेज वैल्यू ये गिवन है np, ठीक है। ये हमें nr की एवरेज वैल्यू हमें ये np गिवन है, हम ये वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर सकते थे। तो क्या बन जाएगा? 2nr की एवरेज वैल्यू np माइनस n इंटू ए। तो यहाँ से n कॉमन निकल रहा है, तो 2p माइनस 1, यहाँ पे na आ जाएगा। तो d की एवरेज वैल्यू 2p माइनस 1 इंटू na आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको लर्न करना है। अब उसके बाद अब nr की एवरेज वैल्यू तो हमें पता है np है। अब ये वैल्यू कहाँ से निकालें? ये वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है? npq गिवन है, ठीक है, npq। तो अब यहाँ से देखो nr स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? npq प्लस nr की एवरेज वैल्यू कितनी है? np, इसका स्क्वायर कर दो तो n स्क्वायर p स्क्वायर, वैल्यू पुट करो 4 npq प्लस n स्क्वायर p स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू np इंटू n और यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास डी स्क्वायर की एवरेज वैल्यू हो जाएगी 4npq प्लस 4n स्क्वायर p स्क्वायर, फिर आ जाएगा n स्क्वायर, फिर 4n स्क्वायर p और साथ में आ जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ये निकल आया। अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं इसमें, तो डेल्टा डी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? इसकी वैल्यू ये रही 4npq प्लस 4n स्क्वायर p स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर p, ठीक है, और साथ में a स्क्वायर है, माइनस d की एवरेज वैल्यू ये रही, इसका स्क्वायर करना है तो 2p माइनस 1 का होल स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। डेल्टा d का स्क्वायर इज इक्वल टू n 4npq प्लस 4n स्क्वायर p स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर p। अब यहाँ पे आ जाएगा 2p माइनस 1 का होल स्क्वायर तो 4p स्क्वायर, फिर माइनस 1, ये यहाँ पे आएगा 4p आएगा माइनस 4p, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4p, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको साथ साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे n स्क्वायर आ जाएगा माइनस n स्क्वायर प्लस 4p n स्क्वायर और हमने a स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। यहाँ से भी a स्क्वायर कॉमन और यहाँ से भी a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब उसके बाद देखो क्या अब हमारे पास कोई टर्म्स कैंसिल हो रही हैं? 4p स्क्वायर n स्क्वायर, 4p स्क्वायर n स्क्वायर ये कैंसिल आउट हुआ, फिर ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। n स्क्वायर के साथ n स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या? 4npq a स्क्वायर। तो डेल्टा d
किसके इक्वल हो जाएगा, √4npq²। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2a√npq। तो ये हमारी आ गई है अनसर्टेनिटी इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अनसर्टेनिटी इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला फॉर्मूला वैलिड कब है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपके पास वैलिड कब है, जब आप क्या कर सकते हो, जा तो आप राइट में जा सकते हो या फिर लेफ्ट में जा सकते हो, आपके पास p + q किसके इक्वल है, 1 के, ठीक है। अगर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तब तो आप ये फॉर्मूला जो भी हमने किया है वो लगा सकते हो, अदरवाइज़ आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। कभी भी आपके पास थर्ड क्वांटिटी आ जाए, ठीक है, थर्ड क्वांटिटी आ जाए, जैसे वो बोल दे कि राइट में जाने की प्रोबेबिलिटी p है, लेफ्ट में जाने की प्रोबेबिलिटी ये है, q है, और जैसे ओरिजिन पे ही, ठीक है, किसी पॉइंट पे ही खड़े रहने की प्रोबेबिलिटी बता दे, तो थर्ड प्रोबेबिलिटी आएगी, तब आप किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है, ये वाले फॉर्मूलेस को यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको लिख लेना साथ में, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, p + q किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के, ठीक है। अगर आपके पास कभी भी आपको डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पूछा जाए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पूछा जाए, तो हम किसी की भी एवरेज वैल्यू का जनरलाइज फॉर्मूला ये भी यूज़ करते हैं, DI × प्रोबेबिलिटी ऑफ DI, ठीक है, हम ये क्वांटम में करते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या है, D की एवरेज वैल्यू किसके इक्वल है, ∑i DI प्रोबेबिलिटी ऑफ DI, ठीक है। तो ये हमारे पास ये फॉर्मूले कुछ याद रखना, ये वाला फॉर्मूला तो आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो जितनी मर्जी प्रोबेबिलिटी गिवन हो, ठीक है। तो ये साथ में लिख लेना, ये सिर्फ इनके लिए था, और अगर आपको कोई भी कितनी मर्जी प्रोबेबिलिटीज़ गिवन हो तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अब करेंगे इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो नेक्स्ट इसके रिलेटेड करते हैं क्वेश्चंस। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, अ रैंडम वॉकर टेक्स अ स्टेप ऑफ यूनिट लेंथ, ठीक है, वो स्टेप ले रहा है, यूनिट लेंथ मींस हमारा स्टेप साइज कितना है, 1, अलोंग द राइट विद प्रोबेबिलिटी 3/4। तो राइट की तरफ हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी है, p से डिनोट करते हैं 3/4, एंड अ स्टेप ऑफ यूनिट लेंथ अलोंग द लेफ्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/4। तो q हमारा कितना है, ये राइट की तरफ है प्रोबेबिलिटी 1/4, ये है लेफ्ट की तरफ। उन्होंने पूछा है द मीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वॉकर आफ्टर n स्टेप्स, n स्टेप्स के बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, तो हमारे पास n कितना है, टोटल 10 है, ठीक है। अब देखो क्या हमने जो फॉर्मूलेज किए थे वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए कंडीशन क्या थी, अब क्वेश्चन में सिर्फ जा तो वो राइट जाने की बात कर रहे हैं या फिर लेफ्ट आने की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास p + q 1 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से 3/4 + 1/4 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, सॉरी ये हमें चेक करना है कि 1 के इक्वल होगा कि नहीं, तो 4/4 1 के इक्वल आ गया। तो हमने जो फॉर्मूलेज किए थे वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो मीन डिस्प्लेसमेंट मीन्स एवरेज डिस्प्लेसमेंट, मीन भी बोल सकते हैं, एवरेज भी बोल सकते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी बोल सकते हैं, तो ये नेम सेम है। तो हमारे पास मीन डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल थी, 2p - 1 × NA। p की वैल्यू कितनी है, 3/4 -1, n 10 है, स्टेप साइज 1 है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 कैंसिल होके 3/2 - 1 × 10, तो ये हो जाएगा 1/2 × 10, तो यहाँ से आ जाएगा 5, ठीक है। तो D की एवरेज वैल्यू आ जाएगी 5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वॉकर आफ्टर 10 स्टेप्स, ठीक है। तो बस ध्यान ये रखना है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो।
अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, एट ईच टाइम स्टेप अ रैंडम वॉकर इन 1D आइदर रिमेन्स एट अ सेम पॉइंट, ठीक है। अब क्या है, रैंडम वॉकर है इन 1D, ठीक है, आइदर रिमेन्स एट दी सेम पॉइंट विद प्रोबेबिलिटी, सेम पॉइंट पे रहने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, और मूव्स बाय अ डिस्टेंस डेल्टा टू द राइट और लेफ्ट विद प्रोबेबिलिटी 3/8 ईच, ठीक है। अब हमारे पास P की वैल्यू मीन्स राइट जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है, 3/8, और चाहे आप राइट जाओ चाहे आप लेफ्ट जाओ कितनी प्रोबेबिलिटी गिवन है, 3/8 गिवन है, ठीक है। अब आपके पास एक और चीज़ गिवन है कि अगर आप सेम पॉइंट पे रह रहे हो, ठीक है, ये हम Q से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे कैपिटल P आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम पॉइंट। अगर आप सेम पॉइंट पे स्टे कर रहे हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो यहाँ पे आ गई हैं 3 प्रोबेबिलिटीज़। तो जो हमने फॉर्मूला किया था वो हम अब यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब हम यहाँ पे अप्लाई कौन सा फॉर्मूला करेंगे, ठीक है। अब देखो, हमें पता है कि किसी की एवरेज वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये होता है DI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ DI, ठीक है। अब उन्होंने क्वेश्चन में पूछा क्या है, इट्स रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये मीन डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये मीन डिस्प्लेसमेंट है, मीन डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मैं स्क्वायर कर दूं, ठीक है, स्क्वायर कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, मीन। पहले ये एवरेज वैल्यू मीन्स हम मीन निकाल रहे थे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, सिर्फ डी का डिस्प्लेसमेंट, डी की एवरेज वैल्यू निकाल रहे थे। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूं तो इसका नेम क्या हो जाएगा, मीन स्क्वायर ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर किया है फिर मीन निकाला है। अब अगर मैं उसके ऊपर रूट डाल दूं, ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर रूट डाल दूं तो क्या बन जाएगा, रूट डाल दिया, रूट, बाकी क्या है, ये हमारा मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट, मीन स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में ये पूछा है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू अब देखो हम कैसे निकालेंगे, किसी की एवरेज वैल्यू ऐसे निकालते हैं। अगर आपने डी स्क्वायर की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो बस जहाँ जहाँ डी है वहाँ पे डी स्क्वायर कर दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ DI हो जाएगा साथ में, ठीक है। सिर्फ ये फॉर्मूला आएगा तो हमारे पास डी स्क्वायर की एवरेज वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, समेशन I डी स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ DI। तो अब देखो, डी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक हमारे पास डिस्टेंस 0 है क्योंकि उसी पॉइंट पे अगर स्टे करना है तो डी हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। अगर हम सेम पॉइंट पे रह रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट 0 ही होगा। अगर हम राइट की तरफ जा रहे हैं, कितना, डेल्टा, तो हमारा डी कितना हो जाएगा, डेल्टा लेना है। अगर हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो माइनस डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो अब वैल्यूज पुट करनी है। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 है, प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 होने की ये है, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 की है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस डेल्टा की है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डेल्टा की है, ठीक है, प्लस यहाँ पे डी, ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/8, प्लस अगर आपने, अच्छा यहाँ पे हम स्क्वायर कर रहे हैं ना, अच्छा आप इसको ऐसा समझ सकते हो, पहले 0, ठीक है, हमने क्या करना है, यहाँ पे जितने आपने डिस्प्लेसमेंट लिए हैं उसका स्क्वायर, मींस पहले अगर हम 0 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, उसी पॉइंट पे रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, प्लस फिर यहाँ पे अगर हम डेल्टा, चलो माइनस डेल्टा ही लिख लेते हैं, लेफ्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, -d, उसका स्क्वायर है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ DI, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8 है, प्लस ये रह गया d का स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/8, तो ये तो टर्म 0 ही बन गई। तो यहाँ से d स्क्वायर हो जाएगा 3/8 प्लस d स्क्वायर हो जाएगा 3/8, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स 3/8, तो यहाँ से ये बन गया 4, d स्क्वायर 3/4
4। अब देखो उन्होंने कहा है n स्टेप्स के बाद कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है, n स्टेप्स के बाद है तो यहाँ पे n के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब हमें मीन्स रूट मीन्स के डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी, तो यहाँ पे हो जाएगा, सिर्फ आपने इसके ऊपर रूट डाल देना है क्योंकि ये सिर्फ इतना है, इसके ऊपर रूट डालोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है, 3/4 डेल्टा स्क्वायर n, तो डेल्टा बाहर निकाल सकते हो, 3/4 n आ जाएगा, ठीक है इसका आंसर। तो ऐसे आप इन फॉर्मूलेस को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। इन वन डायमेंशन अ रैंडम वॉकर टेक्स अ स्टेप ऑफ यूनिट लेंथ का स्टेप ले रहा है, मीन्स ए की वैल्यू 1 है, विद ईच प्रोबेबिलिटी 2 द लेफ्ट, और यहाँ पे ईच नहीं आएगा, यहाँ पे इक्वल आएगा, ठीक है, विद इक्वल प्रोबेबिलिटी टू द लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो जा तो वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है या फिर राइट की तरफ जा रहा है। जैसे एक हम कॉइन को टॉस करते हैं तो जा तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, तो उनकी प्रोबेबिलिटीज़ क्या होती हैं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ होती है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ होती है। तो ये भी सेम केस है, चाहे आप लेफ्ट में जा रहे हो चाहे आप राइट में जा रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी सेम है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ इसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ होगी, तो P + Q कर दोगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। 1/2 + 1/2 1 ही होता है। तो हमारे पास जो हमने पहले फॉर्मूलेस किए थे वो हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वॉकर रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर n स्टेप्स। तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला देखा था, प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है NCR P⁻r Q⁻n-r, ठीक है। अब देखो उन्होंने कहा है प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वॉकर रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रही है, पहले तो आपके माइंड में आना चाहिए ये n जो टोटल स्टेप्स गिवन है ये इवन है कि ऑड है। अगर तो यहाँ पे 7 होता तो इसका आंसर 0 हो जाता, क्योंकि अगर स्टेप्स ऑड होंगे आप वापस ही नहीं आ सकते, तो प्रोबेबिलिटी 0। अब यहाँ पे स्टेप्स इवन है तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो n की वैल्यू 6 गिवन है। अगर आपके पास अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आना है तब कंडीशंस भी हमने की थी, nr किसके इक्वल था, nl के, और हमने n की वैल्यू nr को क्या लिख दिया था, n/2। तो हमने यहाँ पे पहले nr किया था, राइट में जाने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, n-nr। तो अब क्या कर दोगे, nr की जगह पे n/2, ये भी हम कर चुके हैं, P⁻n/2 Q⁻n-n/2। अब यहाँ से n की वैल्यू कितनी है, 6 का हाफ करोगे 3, p की वैल्यू कितनी है, हाफ, n/2 3, q की वैल्यू 1/2, ये हो जाएगा आपके पास n/2 बन जाएगा ये, ठीक है, ये आ जाएगा 3। तो यहाँ से 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, यहाँ से 1/2 की पावर 6 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आंसर आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं पहले, तो 6 फैक्टोरियल को ओपन कर सकते हैं, 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, इस 3 को ओपन करो, 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 2⁻6 है, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये कैंसिल, तो 20/2⁻6 है, तो आपने इसको 6 टाइम्स लिखना है, ठीक है। ये कट के 10 बना, ये कट के 5 बना, 5 ये 4 ये आ जाएगा 16, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/16, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अब पार्टिकल होप्स,
ठीक है। होप्स रेंडमली फ्रॉम अ साइड, होप्स मीन्स मूव करना होता है, ठीक है, ये मूव करना होता है। रेंडमली फ्रॉम अ साइड टू इट्स नियरेस्ट नेबर इन ईच स्टेप ऑन द स्क्वायर लैटिस ऑफ यूनिट लैटिस कांस्टेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ होपिंग टू द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इज़ 0.3। अगर आप नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जाओगे 0.2 है, अगर आप पॉजिटिव वाई डायरेक्शन की तरफ जाओगे तो 0.2, अगर आप नेगेटिव वाई डायरेक्शन की तरफ जाओगे तो 0.3। इफ़ अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन द मीन पोजीशन आफ्टर एन स्टेप्स, ठीक है। अब हमें ये निकालनी है, अगर आपको क्वेश्चन में दिख रहा हो ये 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 2D में हमने जो फॉर्मूलेस किए थे अब हम वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। बट हमने जो फॉर्मूला एक किया था लास्ट में, कोई भी अगर अप्लाई ना हो तो किसी की भी एवरेज या फिर मीन वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा था। अब देखो क्वेश्चन में हमें एक क्या गिवन है, हमारे पास एक स्क्वायर गिवन है, ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, स्क्वायर लैटिस है जिसका हमारे पास ये कितना गिवन है, ए, ठीक है। यही हमें, अच्छा ये टोटल हमारे पास ए गिवन होगा, ठीक है। अब देखो वो अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जाता है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जाता है तो वैल्यू 0.3 है, अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जाता है तो 0.2 है, अगर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन की तरफ जाता है तो 0.2, अगर नेगेटिव वाई डायरेक्शन की तरफ जाता है तो 0.3। यही वैल्यूज़ गिवन है हमें, ठीक है। अब जा तो पार्टिकल इस तरफ जा सकता है, ठीक है, जा फिर इस तरफ जा सकता है, जा इस तरफ जा सकता है, जा फिर इस तरफ, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन है, यही बनती हैं। आप इस तरफ जाओगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है, कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ 0.3। अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी गिवन है, अगर आप पॉजिटिव वाई की तरफ जाओगे उसकी भी गिवन है, अगर नेगेटिव में जाओगे तब भी गिवन है। अब हमें एवरेज या फिर मीन पोजीशन निकालनी है, ठीक है, तो मीन पोजीशन मीन्स हमें डी की एवरेज वैल्यू निकालनी है। ये किसके इक्वल होता है, डी आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी आई। हमने ये फॉर्मूला तो किया है, ठीक है। अब देखो स्टेप साइज कितना है, ठीक है, स्टेप साइज कितना है, अ पार्टिकल होप्स randomly from a side to its nearest neighbor in each step on the square lattice with the unit lattice constant, ठीक है। स्टेप साइज कितना है, यूनिट लैटिस कांस्टेंट है, मींस डी की वैल्यू हमारे पास 1 है। अब आप पॉजिटिव में जा रहे हो, नेगेटिव में जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, तो अगर आप पॉजिटिव में जा रहे हो स्टेप साइज कितना है 1 लेके, तो 1 इंटू, ठीक है, आप डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हो एक स्टेप में 1 इंटू प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाने की 0.3। अब यहाँ पे हमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस गिवन थे वो नहीं लिखे मैंने, तो आपको यहाँ पे क्या बतानी पड़ेगी, डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। आप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हो तो आई कैप होता है, ठीक है। अब नेगेटिव में जाओगे तो 1 स्टेप साइज 1 ही है और हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है, बट नेगेटिव में जा रहे हो माइनस आई कैप, प्लस फिर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रहे हो, स्टेप साइज 1 ही है 0.2, पॉजिटिव में जा रहे हो, फिर स्टेप साइज 1 ही रखा, प्रोबेबिलिटी 0.3, फिर आप नेगेटिव में जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद 0.3 आई कैप, ठीक है, माइनस 0.2 आई कैप प्लस 0.2 जे कैप माइनस 0.3 जे कैप, तो क्या आ गई वैल्यू 0.1 आई कैप माइनस 0.1 जे कैप। यहाँ से 0.1 कॉमन आ जाएगा, आई कैप माइनस जे कैप। यहाँ से अगर पॉइंट्स को हटा दें तो 1/10 लिख सकती हूँ, तो ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी कोई फॉर्मूला आपको कन्फ्यूज़न हो रही है कि कौन सा लगाएं, ठीक है, कौन सा नहीं लगाएं, तो ये वाला फॉर्मूला तो सबके लिए वैलिड है, ठीक है। अगर 2 डायमेंशनल में आ जाता है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे आप, ठीक है। अब उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा वायरल थ्योरम।
नेक्स्ट टॉपिक है वायरल थ्योरम। अब ये वायरल थ्योरम क्या है? अगर आपके पास पोटेंशियल x रेज़ टू पावर n के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है, अगर आपका पोटेंशियल x रेज़ टू पावर n के साथ वेरी कर रहा है तो जो काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी? n/2 एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगर आपके पास पोटेंशियल ऐसे वेरी कर रहा है देन काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू किसके इक्वल होगी? n/2 एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्योंकि हमने एक थर्मोडायनामिक्स में इक्विपार्टीशन थ्योरम की थी, इक्विपार्टीशन थ्योरम में हमने क्या किया था, दो डेफिनेशंस थी। उसमें हमने बोला था ये इक्विपार्टीशन थ्योरम सिर्फ क्वाड्रेटिक टर्म्स के लिए अप्लाई होती है, सिर्फ क्वाड्रेटिक टर्म्स के लिए अप्लाई होती है। अगर आपने नॉन क्वाड्रेटिक टर्म्स के लिए देखना हो तब आप क्या करोगे? ठीक है, तो ये आपके पास नॉन क्वाड्रेटिक टर्म्स के लिए अप्लाई होती है। ठीक है, नॉन क्वाड्रेटिक टर्म्स के लिए यूज़ हो सकती है। ये एक बहुत शॉर्ट फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप इसको कैसे करोगे? जैसे फॉर एग्जांपल ये गिवन है आपको 1/2 x रेज़ टू पावर 4, आपने एवरेज वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एवरेज वैल्यू निकालनी है तो ये तो एक क्वाड्रेटिक टर्म है, तो आपको यहाँ ये तो आप सीधे बता दोगे बाय यूजिंग इक्विपार्टीशन थ्योरम कि क्या होगी वैल्यू 1/2 kBt। ईच क्वाड्रेटिक टर्म हाफ kBt कंट्रीब्यूट करती है, बट यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक टर्म नहीं है क्योंकि x की पावर 4 आ गई। तो अब यहाँ पे क्या करोगे? हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? अब देखो पोटेंशियल, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी है, कांस्टेंट से आपका कोई मतलब नहीं है, तो आपके पास क्योंकि ये पोटेंशियल ही तो होता है, ये काइनेटिक एनर्जी है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी 1/2 x रेज़ टू पावर 4 है। मीन्स आपका पोटेंशियल ऐसे वेरी कर रहा है। ठीक है, x रेज़ टू पावर 4, तो दोनों को कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू क्या बन जाएगी? 4/2 एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो हमें पता है टोटल एनर्जी क्या होती है, इसकी एवरेज वैल्यू, टोटल एनर्जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, एवरेज वैल्यू लेनी है हमने, तो इसकी भी एवरेज वैल्यू, इसकी भी एवरेज वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट करो, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 3/2 एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? ठीक है, तो एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम ये निकाल चुके हैं, इसकी एवरेज किसके इक्वल होती है? इसकी एवरेज ये एनर्जी की, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी की तो एवरेज वैल्यू है, कितनी है? हाफ kBt। तो यहाँ से आ जाएगा 3/2 इंटू हाफ kBt। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगी, अच्छा ये तो आपके पास टोटल एनर्जी निकलेगी ना। ठीक है, यहाँ से आप टोटल एनर्जी निकाल सकते हो, तो ये आ जाएगी आपके पास 3/4। ठीक है, ऊपर लिखते हैं इसको, एनर्जी की एवरेज वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू प्लस पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू, यही होती है। ठीक है, अब हमने एवरेज ही निकालनी थी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू हाफ kBt होती है बाय यूजिंग इक्विपार्टीशन थ्योरम, प्लस पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू अभी निकाली हमने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? 1/2 kBt इंटू 1/2, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 kBt प्लस 1/4 kBt। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3 kBt/4 आ जाएगा। ठीक है, एवरेज वैल्यू का आंसर। ठीक है, या फिर आप पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर सकते हो, तो सेम ही बात होगी।
तो अगर आपके पास नॉन क्वाड्रेटिक टर्म्स आ रही हैं तो उसकी एवरेज वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो कभी भी नॉन क्वाड्रेटिक नहीं होगी, उसकी वैल्यू तो हाफ mv² या फिर p²/2m ही रहनी है, ठीक है। वेरी पोटेंशियल करता है तो पोटेंशियल के लिए आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो, ठीक है।